केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त है अब खबरों को मास्टर एंगल से दिखाने का। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पटना की खबर के साथ। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में अब कहानी सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं रह गई है। जिस खान सर को लाखों छात्र एक शिक्षक के तौर पर जानते हैं, अब उन्हीं पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद सवालों का तूफान अब खड़ा हो चुका है। पुलिस के एफआईआर, गार्ड्स के बयान और फायरिंग की गुत्थी और खुद छात्रों के बीच खड़े होकर अपनी सफाई देते खान सर। आखिर ऐसा क्यों? पूरा मामला हर दिन अब नए मोड़ अब लेने लगा है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या खुद खान सर किसी बड़ी साजिश के अब शिकार हो गए, या फिर जांच की दिशा अब कुछ और इशारा कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। क्या जल्द ही यूट्यूब वाले खान सर यानी फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद जल्द ही पुलिस फैजल खान पर शिकंजा कस सकती है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि पटना के कदम कुआं थाने में फैजल खान पर केस दर्ज हुआ है। खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की एफआईआर में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स जिन्होंने फायरिंग की। ये बात कबूली है कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। अब कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब क्या मिलेंगे? क्या खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग स्क्रिप्टेड है? क्या गोली खुद फैजल खान ने चलवाई? क्या कोचिंग वर्सेस कोचिंग की लड़ाई जानबूझकर गोली तक पहुंचाई गई? पटना में फैजल खान वर्सेस रोशन आनंद की ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि ये मांग फैजल खान की गिरफ्तारी तक होने लगी है। खान सर को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। पटना में जो बात शुरू हुई थी फायरिंग से, वो फिर पत्थरबाजी पर आई और अब बात बहुत बड़ी प्लानिंग तक जाती दिखाई दे रही है। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, अब खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लेकर चलते हैं। अचानक से आप गौर कीजिएगा 20-25 लोग कैसे आ जाते हैं। और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लास रूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पहचान भी बताते हैं। फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है। स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे कच्चा खा गए और अपनी बयानों में कैसे फंस गए, इसका जवाब भी शायद ही खान सर दे पाएंगे। वहीं खान सर ने पहले कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई। फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से वो मुकर भी गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने गार्ड्स का वीडियो वायरल हुआ,
फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस अब दर्ज किया गया है। तो खान सर अब फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी अब लेकर आए। देखिए आप। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके? हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। घेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया है। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? वैसे बिहार के पटना में खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान अब अपने ही बयानों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर पर कथित फायरिंग मामले में फैजल खान का दांव अब उल्टा पड़ चुका है। पहले तो वो अपने बयान से पलटे और फिर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो एक एक करके उनका झूठ अब बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप, जिस दिन कथित फायरिंग की बात कही गई है उसी दिन खान सर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने खुद फायरिंग देखी है। हालांकि पुलिस की जांच में जब फायरिंग की बात झूठी निकली तो फिर फैजल अपनी बात से पलट गए। अब ये उनके खिलाफ सबूत नहीं तो आखिर है क्या? वहीं आगे अगर बात करें तो जब मामला बढ़ा तो एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। ये कोई और नहीं है बल्कि खान कोचिंग सेंटर के ही गार्ड्स हैं। लेकिन खान सर ने बात किसी और को बताई नहीं कि फायरिंग उनके गार्ड्स ने ही की थी। वहीं आगे अगर हम बात करें तो सवाल यह भी है कि फैजल खान ने फायरिंग करते हुए किसे देखा था, और अगर ये उनके गार्ड्स हैं तो फायरिंग करने के लिए कहा किसने था? क्या फैजल खान के कहने पर ही फायरिंग की गई है? क्योंकि पुलिस को दिए गए बयान में तो खान सर के गार्ड्स ने कबूल किया कि फैजल खान के कहने पर ही उन्होंने वहां पर हवाई फायरिंग की थी। तस्वीरें बहुत अलग हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा तो दूसरा पक्ष अब सामने आया और खान सर ने सीएम सम्राट चौधरी और पुलिस प्रशासन की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिया, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ। लेकिन अब एफआईआर के बाद वो इसी पुलिस प्रशासन से आखिर बचकर भागने अब लगे हैं। सवाल कई सारे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इसी बीच फैजल खान ने दावा किया कि एक कम पैसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर ज्ञान बिंदु वाले कोचिंग से तुलना हुई तो फिर वो भी कम ही फीस में पढ़ा रहे थे। सवाल यह भी है कि क्या खान सर सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पटना कोचिंग सेंटर मामले में अगर हम बात करें तो पुलिस का एक्शन जारी है। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फैजल खान की तलाशी में कई जगहों पर इस समय पटना में छापेमारी की जा रही है। इस बीच उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि सरेंडर का चांस तो नहीं है बिल्कुल भी, ये पूरी तरह से फंसाने की साजिश है। इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर कर दी जाएगी। सुनिए आप। आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका। हाँ, बेल फाइल होगा, जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल फाइल होगा। सर खान सर सरेंडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो चलिए बात करेंगे उस खबर की जिसने बिहार की सियासत में इस समय भूचाल सा ला दिया है। बिहार की राजनीति में सुरक्षा सिर्फ अब सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई अब बन चुकी है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण तय नियमों और खुफिया एजेंसियों के आकलन के आधार पर होता है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध अब बता रही है। लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा लौटाकर अपने समर्थकों को ही अब सुरक्षा कवच बनाने का संदेश अब दे दिया है। सवाल यह है कि क्या ये केवल महज अब सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का मामला है या फिर राजनीतिक संदेश अब देने की ये बड़ी अब रणनीतियां हैं बिहार में। देखिए आप। बिहार सरकार की ओर से लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के बाद अब ये मुद्दा सत्ता पक्ष और आरजेडी के बीच अब नाक की लड़ाई बनता जा रहा है।
जेट कैटेगरी की सुरक्षा वापस लेने के लिए लालू परिवार इस कदर नाराज हुआ कि उन्होंने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। अभी मेरी मौजूदगी राबड़ी देवी के घर पर है, जो कि 10 सर्कुलर रोड है। पहले उन्हें जेट प्लस सिक्योरिटी कवर था, जो कि लालू यादव जी को भी था, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों। अब अचानक से उनकी सुरक्षा घटा दी गई है और ये देखिए, एक कार्यकर्ता अब सुरक्षा कर्मी के रूप में है। क्या लगता है, गलत निर्णय हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत और सही, मैं कह रहा हूँ सम्यक निर्णय लेना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी को केवल टी शर्ट है और एक आदमी को 5 गो मिल जाए कपड़ा, तो आप कहेंगे कि वो ठीक है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा के एक पत्र ने सूबे की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में बड़ी कटौती की है। हालांकि पूर्व सीएम होने के नाते उन्हें हाउस गार्ड, अंगरक्षक और बुलेट प्रूफ कार जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन उनके पहले वाले सुरक्षा तामझाम को जेट प्लस से कम कर दिया गया है। इस फैसले से नाराज होकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। देखिए, पटना में लालू राबड़ी के सरकारी आवास के बाहर कैसे सन्नाटा पसरा है। मेटल डिटेक्टर और एंट्रेंस पर ना बंदा है न बंदे की जात है। वहीं दूसरी तस्वीर में कुर्सियां एकदम खाली पड़ी हैं। कल तक जिस टी शर्ट के नीचे लालू परिवार की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा लगा रहता था, अब सब सफाचट दिखाई देता है। और अब कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। गेट पर एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए खड़ा है। जहां कभी पुलिसकर्मी बैठते थे, वहां पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। आपने भेदभाव क्यों किया? आप सबके लिए मापदंड एक समान अपनाइए ना। आप सबके साथ भेदभाव मत अपनाइए। आप सबका लिस्ट जारी कीजिए। किसी के पास कितना रहेगा, मैडम के पास कुछ और रहेगा, तेजस्वी के पास कुछ और रहेगा, लालू जी के पास कुछ और रहेगा। तो लगातार आप पिछले कई हफ्तों से आप तमाशा देख रहे हैं। कभी आप बंगले के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये घृणा और द्वेष से भरी राजनीति करने वाले लोग बंगले के नाम पे घृणा भरी राजनीति कर रहे हैं। किस हैसियत से जीतन राम मांझी जी रह रहे हैं अभी अपने बंगले में? आप बताइए। बिहार में, पटना में जो उनका बंगला है, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार जी को किस हैसियत से बंगला अलॉट किया गया है बताइए। और लंबी फहरिस्त है सर। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तमाम लालूवादियों से मेरी अपील है कि आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंचकर बदले की भावना से काम करें। मुख्यमंत्री को ये सीधा, साफ और कड़ा संदेश आप दें कि आप सभी लालू परिवार की असली सुरक्षा और ढाल है। पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल बिहार सरकार की राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई, जिसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी से जेट प्लस की सुरक्षा वापस ले ली गई। यही नहीं, तेज प्रताप यादव की सुरक्षा घटाकर सिर्फ एक अंगरक्षक कर दी गई। हालांकि तेजस्वी यादव की वाई प्लस सुरक्षा बरकरार रखी गई थी, लेकिन विरोध स्वरूप लालू परिवार ने पूरी सिक्योरिटी सरेंडर कर दी। आरजेडी जहां इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सुरक्षा हटाना है बिना किसी राजनीतिक दल का फैसला नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट और नियमों के आधार पर लिया गया प्रशासनिक फैसला है। जिस तरह से ये लोग पटना में राजधानी में रह करके और जबरदस्ती करते हैं, उसी तरह से इनके वोटर भी नीचे गरीब लोगों के साथ जबरदस्ती करता है। ये सब इनका प्रश्रय दिया हुआ है। अब हम मंत्री हैं, हम कहें कि हम प्रधानमंत्री वाला सुरक्षा चाहिए, कोई विधायक है कहे कि हमको मंत्री वाला सुरक्षा चाहिए, तो फिर अनुशासन रहा कहां? वहीं सरकार के इस कदम पर आरजेडी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे सरकार की घृणित राजनीति और अपमान करने वाली साजिश करार दिया है। आरजेडी का कहना है कि एक साजिश है, वे विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। लोकतंत्र में ऐसी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, ये बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। सुनिए। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है, अब डरे हुए। आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है
और उनकी सुरक्षा में कटौती, उनके परिवार सबके सुरक्षा में कमी इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी है, सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, आईना दिखाया है। इस सुरक्षा का क्या मानक है? इससे घटिया कोई सियासत हो सकती है? वहीं इसी बीच पूरे मामले पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि किसी की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, बल्कि सरकार ने उनके परिवार के सुरक्षा कर्मियों का कमांड ही काट दिया है। देखिए आप। रूमर उड़ा रही है कि सुरक्षा वापस किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सुरक्षा कोई वापस नहीं किया, ना सुरक्षा कोई वापस करना चाहता था। मेरे स्पष्ट क्लियर, मैं गया था माता जी से, मेरी स्पष्ट क्लियर बात हुई है, उन्होंने सुरक्षा वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी जो था सुरक्षा में, उनको कागज दिखा रहा था कि हमारा कमांड काट दिया गया है, तो माता जी ने कहा कि आप जाइए तब यहाँ से। इन्होंने ये कहा कोई सुरक्षा नहीं हटाया गया, कुछ नहीं किया गया था। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से। फैजल खान का गार्ड गिरफ्तार किया गया है। खान सर की कोचिंग पर फायरिंग का ये मामला है। आज के शो में पहली खबर भी आपने देखी। फायरिंग केस में मैनपुरी का एक युवक गिरफ्तार। खान सर का निजी सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार किया गया। फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बेवर थाना क्षेत्र के गाड़िया गांव का रहने वाला प्रदीप, तस्वीरें आप देखिए। यूपी के मैनपुरी से फैजल खान का गार्ड गिरफ्तार किया गया। बेवर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का ये रहने वाला प्रदीप, जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन अब फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, क्योंकि पूरा इस समय भूचाल आया हुआ इन तस्वीरों के बाद जो कोचिंग विवाद का मामला। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को तलाश थी इस आरोपी की। तो चलिए खबरों में अब बात करेंगे राजस्थान की। रात का सन्नाटा था। सदियों पुरानी आस्था का केंद्र बना चंद्रेश्वर मठ अपनी रोजमर्रा की शांति में डूब रहा था। मठ के महंत देवानंद महाराज अपने कक्ष में विश्राम करने चले गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद यह ऐतिहासिक मठ एक सनसनीखेज हत्या का गवाह बनने वाला है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे इलाके और साधु संत समाज को भी अब झकझोर कर रख दिया है। करीब 11 साल पुराने ऐतिहासिक चंद्रेश्वर मठ में महंत देवानंद महाराज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। देर रात हमलावर मठ में घुसे। सो रहे महंत पर एक दो नहीं बल्कि 26 से ज्यादा वार किए गए। सुबह जब लोगों को घटना की जानकारी मिली तो मठ परिसर में हड़कंप मच गया। हमलावरों की हिम्मत आप देखिए। पहले वहां के रहने वाले पुजारी को बाकायदा कमरे में बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। सोते हुए महंत पर ताबड़तोड़ चाकुओं से 26 हमले किए गए। आखिर कौन थे महंत और महंत का दुश्मन कौन था? क्या है पूरी इस लड़ाई की वजह? देखिए। रात का सन्नाटा। मठ में गहरी नींद में सोए महंत। और फिर मौत का खूनी खेल। एक दो नहीं, पूरे 26 बार। खून से लथपथ मिला महंत का शव। 1100 साल पुराने मठ में हत्या से सनसनी। आखिर कौन है हत्यारा? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित ऐतिहासिक चंद्रेश्वर मठ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह लोगों को महंत देवानंद खून से लथपथ मिले। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने देर रात मठ में घुसकर सो रहे महंत पर चाकू से कई वार किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि महंत के शरीर पर 26 से ज्यादा घाव मिले हैं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में अब दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस वारदात को बेहद ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आधी रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए अपराधी बिना किसी की नजर में आए मठ परिसर के भीतर दाखिल हुए। महाराज जी को निशाना बनाने से पहले बदमाशों ने वहां पर रहने वाले पुजारी के कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, ताकि हमले के वक्त कोई तुरंत मदद के लिए बाहर ना आ सके। इसके बाद हमलावर सीधे महंत देवानंद महाराज के कक्ष में घुस गए। उन पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब सवाल यह है कि आखिर हत्या की वजह क्या है?
पुलिस की जांच कई एंगल पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मठ और ट्रस्ट से जुड़े हुए विवाद की भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अब खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ अब जारी है। घटना के बाद मठ परिसर को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। अब सवाल कई है कि आखिर महंत की हत्या किसने की? रात में मठ में कौन आया था? 26 वार करने के पीछे क्या मकसद था? क्या मठ की संपत्ति विवाद की वजह बनी? पुलिस कब तक सुलझाएगी मर्डर मिस्ट्री? कोटा के इस सनसनीखेज मर्डर केस पर पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी नए नए खुलासे होने वाले हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम ये चाहते हैं कि प्रशासन पर दबाव देके जल्द से जल्द वो हत्यारे गिरफ्तार हो। धर्म ध्वजा धारक अगर सनातन संस्कृति में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ विदेश में जाके जगह ढूंढेंगे क्या? देश में जो है जो जिन्हों के हाथ में धर्म की ध्वजा है, जो पूरे समाज को दिशा निर्देशित करते हैं, उनकी इस प्रकार की नृशंस हत्या ये पूरी व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने मर्डर किया है वो उनको अभी जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको सजा मिले और सजा फांसी या एनकाउंटर, इनकी सबकी यही मांग है। जो जिन आरोपियों ने ये दुष्कृत्य किया है उनको पुलिस बिठा रखी है, चाय पिला रही है, खातिरदारी कर रही है, मेहमान नवाजी कर रही है, तो पुलिस के कार्रवाई करने की गति का कहाँ पता चल रहा है? पुलिस को सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। विशेष टीमें लगे, अगर आगे से ऊपर से परमिशन लेना पड़े सीएम से तो वो भी ले। चंद्रेशल मठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करीब 1100 साल पुरानी आस्था और इतिहास का केंद्र माना जाता है। ऐसे में महंत की हत्या ने साधु संत समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मठ में पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। यही वजह है कि इस हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा और डर दोनों है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों तक पहुँच जाएगी और हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। मठ में 2 संत यहाँ रहते हैं और पता चला कि रात को किसी ने धारदार हथियार से इनका हमला किया है। तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मुलजिमान की तलाश हम कर रहे हैं और सभी एंगल पर अनुसंधान जारी है। 26 वार, एक ऐतिहासिक मठ और रहस्य से घिरी हत्या। सवाल सिर्फ एक महंत की मौत का नहीं है, सवाल उस सुरक्षा का भी है जो धर्मस्थलों और संत समाज को मिलनी चाहिए। आखिर किसने और क्यों रची है खूनी साजिश? पुलिस इसका जवाब अब तलाश रही है और इंतजार अब पूरा राजस्थान कर रहा है। वहीं बात अब करेंगे मिडल-ईस्ट में छिड़ी हुई जंग की। क्या मिडल-ईस्ट एक बार फिर अब बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश जारी है, कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ समुद्र में युद्ध जैसे हालात एक बार फिर अब दिखाई देने लगे हैं। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज एक बार फिर अब वैश्विक चिंता का केंद्र अब बन चुका है। एक तरफ हॉर्मुज की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब सिर्फ अब बयानबाजी तक अब नहीं रह गई है। ड्रोन, युद्धपोत, सैन्य ठिकानों और कार्रवाई और समुद्री निगरानी जैसी घटनाएं इस बात का संकेत अब दे रही हैं कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का विवाद अब नहीं रह गया, बल्कि ये वो समुद्री रास्ता है जिसने दुनिया के ऊर्जा व्यापार का एक बड़ा हिस्सा देखिए संभाला है। यहीं से सब कुछ गुजरता है। इसलिए यहाँ पर बढ़ता तनाव सिर्फ अब क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि अब वैश्विक चिंता बन चुका है। ये दोनों तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये इस बात की गवाही है। लेकिन इस जंग में देखिए झुकने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान के पास 21% मिसाइल अभी बची है। सुनिए आप। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21-22% मिसाइलें बची हैं। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट अब आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों पर कई बड़े सवाल इस रिपोर्ट ने खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के दावों पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि ईरान ने 33 में से 30 मिसाइल ठिकानों पर दोबारा नियंत्रण अब पा लिया है। यानी ट्रंप अगर मिसाइल कम होने का दावा कर रहे हैं तो फिर यह रिपोर्ट कुछ और बता रही है। जो तस्वीरें आपको देखिए सामने इस समय, क्योंकि मिसाइल खत्म होने के बाद बार बार यहां पर ट्रंप कहते रहे, लेकिन ईरान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरी राय में ईरान की वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ अपने संबंधों को व्यवस्थित करना चाहिए तथा अपना परिक्षेप बदलना चाहिए। हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं और हमें तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और पूरी दुनिया में इस समय बढ़ती वैश्विक महंगाई वाकई में चिंता का विषय है। जल्द ही इससे निपटारा पाना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।